जब हम लोग बात करते हैं क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का, तो इस चीज की जो शुरुआत होती है, इतना चीज आपका प्रीवियस नॉलेज है जो कि पहले पढ़ा दिया जा चुका है। और आज से जो हम लोग बात करने वाले हैं, इन बात के पीछे जो होगी उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे क्या वेक्टर फॉर्म में। ठीक ना। अब देखो कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या चीज है, जिस पर जरा सा ध्यान देना। इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है क्या, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। जिसका नाम है क्या, करंट डेंसिटी। और इस करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर जे से। कहता क्या है कि ये करंट डेंसिटी है क्या चीज। तो करंट डेंसिटी के बारे में कहता है क्या कि डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द amount of it is defined as the amount of current flowing through amount of current flowing through unit area यूनिट एरिया के किसी भी यूनिट एरिया से होकर के जितना करंट फ्लो करेगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी यूनिट एरिया से होकर के जितना करंट फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। जैसे अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मान लीजिए कि अपने पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल। ये कंडक्टर है कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल, और इससे होकर के करंट बह रही है कितनी, आई। इससे होकर के करंट कितनी बह रही है, आई। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इस एरिया को अगर आप बोल दें कि ये एरिया ए है, तो देखो भाई कि ए एरिया से होकर के जो करंट बह रहा है वो करंट कितना बह रहा है, आई करंट बह रहा है। ए एरिया से परपेंडिकुलरली कितना करंट बह रहा है, आई। तो यूनिट एरिया से कितना करंट बहेगा, आई बाई ए। और यूनिट एरिया से होकर के जितना करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू कितना होगा, आई बाई ए। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर है लेकिन स्केलर है। और एरिया को हम लोग वेक्टर के जैसे ट्रीट करते हैं। दिस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर की तरफ। याद होगा आपको। तो देखो बेटा कि अगर ये सरफेस है तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर के पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया होगा आपका, एरिया ए, ये शुड होना चाहिए कैसा, शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट, करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर एरिया का बात किया जा रहा है तब। लेकिन अगर एरिया वेक्टर का बात किया जाए तो वेक्टर ए शुड होना चाहिए कैसा, वेक्टर ए शुड बी, वेक्टर ए शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया का बात करेंगे तो ये करंट के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है बात है। अब देखो कि यहाँ करंट स्केलर क्वांटिटी, एरिया कैसा, वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बोल के रखा हुआ है क्या कि यदि दो टर्म प्रोडक्ट में रहे या डिवाइड में रहे और उस दोनों में से कोई भी एक वेक्टर हो, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो इसीलिए करंट डेंसिटी जो है एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसके एसआई यूनिट का आप बात करिएगा तो एसआई यूनिट देखिए, ऊपर में करंट है, करंट का यूनिट क्या हो जाएगा,
एम्पियर, और नीचे एरिया है, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का भाई? एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी का। अगर आप बात करिएगा एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी का जो एसआई यूनिट आप लिखिएगा करंट डेंसिटी वेक्टर जे का, वो कितना हो जाएगा? इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई जरूरी है कि करंट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही पास करे? कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक ना? तो अगर करंट जो है सो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो तब क्या होगा? इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो आप इस दो लाइन पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि एरिया होना चाहिए करंट के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लिया जाए कि अपने पास कोई एक सरफेस है, जो सरफेस कुछ ऐसा दिया हुआ है, सरफेस कुछ ऐसा दिया हुआ, ये एक कंडक्टर है, इससे होकर के जब करंट बहेगी, इससे होकर के जब करंट बहेगी तो करंट कैसे बहेगी? ऐसे करंट बहेगी। कैसे? ऐसे। ये है करंट का डायरेक्शन, और करंट मान लो कितना बह रहा है? आई। तुम ध्यान देना, ये एरिया ए है, इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ वाले एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है करंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पर हम लोग एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा आपका, वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये चीज है कि आपका एरिया वेक्टर है। अब हमको ये बात अगर पता रहे कि करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक ना? अगला सिचुएशन क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन करंट आई एंड वेक्टर ए इज थीटा, यदि करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो थीटा, तो आप देखिए इस एरिया वेक्टर का हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले सकते हैं, कौन कौन सा? एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ आएगा ए कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट लेंगे जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, ये कौन सा जाएगा? ये जाएगा कौन सा? ए साइन थीटा। अब आ जाओ अपन करंट डेंसिटी के डेफिनेशन पे। करंट डेंसिटी कहता है कि करंट बाय एरिया, लेकिन वो एरिया जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा है कि ए साइन थीटा है? ए कॉस थीटा है करंट के डायरेक्शन में, है ना? करंट के डायरेक्शन में कौन सा है? ए कॉस थीटा। तब जो भाई साहब यहाँ पर आप लिखिएगा करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी आप लिखिएगा, ये करंट डेंसिटी क्या लिखिएगा? करंट डेंसिटी लिखिएगा क्या? करंट बाय एरिया। कैसा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया कौन सा लेते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में जो एरिया हो। तो भाई साहब करंट डेंसिटी जो वेक्टर जे हम लोग लिखेंगे वो इक्वल टू करंट तो बह रहा है इससे कितना? आई, और करंट के डायरेक्शन में जो एरिया है वो कौन सा है? ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ए कॉस थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो आई इक्वल टू जो बनेगा वो कितना बनेगा? जे ए कॉस थीटा। अब ध्यान देना जरा सा, अगर एक वेक्टर ए होता था, एक वेक्टर बी होता था, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते थे तो कितना लिखते थे? ए बी कॉस थीटा। करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और कॉस थीटा में डिफाइंड है, तो इस आई को हम लोग जे डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, मतलब करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक टर्म यहाँ से क्या आया? करंट डेंसिटी का। ये क्या है? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया से होकर के कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको एरिया वो वाला लेना है जो करंट के डायरेक्शन में। बात क्लियर इतनी? अब देखो
कि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े थे, और ओम्स लॉ का हम प्रूफ भी मोटा मोटी देख ही चुके हैं। आज फिर से हम लोग एक बार ओम्स लॉ को प्रूफ करने वाले हैं, और फिर वहां से धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के तरफ। ठीक है, तो देखिए कि जो आपका ओम्स लॉ है, जो आपका ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ क्या कहता है? कहता है क्या? ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है क्या कि इफ फिजिकल कंडीशन, इफ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, इफ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशन में देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फिजिकल कंडीशन में आपको ध्यान रखना है किस चीज का? सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो सारी चीज अगर कांस्टेंट रहे, खास करके हम लोग टेम्परेचर पर विशेष ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक ना। तो क्या लिखे कि इफ द फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट देन, इफ द फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस, then the potential difference V, potential difference V across the end of conductor, across the ends of conductor is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the current I flowing through the conductor, current I flowing through the conductor। मतलब कि भाई साहब अगर अपने क्या करें कि फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख लें, ओम्स लॉ पीछे पढ़े हुए हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, तो किसी भी कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर से बह रहे करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो कि इससे करंट बह रहा है आई, और इसको जोड़ दिए हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस वी से, तो हम लोग क्या लिखते थे कि जो वी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? आई के। यही है ओम्स लॉ। अब इसमें आप लोग क्या किए थे, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए थे, v इक्वल टू और क्या लिखे थे? आई आर। जहां आर को आप क्या बोले थे? आर को बोले थे कि ये एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम। जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहां से मैं आर इक्वल टू लिखूं, तो आर इक्वल टू कितना लिखिएगा? वी बाई आई लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा देखिए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें एक ग्राफ का, और उस ग्राफ में बात की जाए किस चीज की, तो एक टर्मिनल पे रखा जाए आपके करंट को, और इसमें दूसरे टर्मिनल पे रखा जाए आपके पोटेंशियल को, ठीक ना। एक पे हम लोग क्या रख रहे हैं? करंट रख रहे हैं इसमें, और करंट आई, और इसके दूसरे एक्सिस पर जो हम लोग रख रहे हैं वो किस चीज को रख रहे हैं? पोटेंशियल V को। तो तुम ध्यान से देखना कि तुम जानते हो क्या कि V इक्वल टू कितना होता है? आई आर होता है, या V इक्वल टू जो आप लिखिएगा तो इसको आप आर आई भी लिख सकते हैं। देखो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस y है, I है, और y एक्सिस क्या है? तो इसको ये बताओ कि y इक्वल टू समथिंग एम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? और ये y इक्वल टू एम एक्स जो होता है, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कहाँ से? पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कहाँ से? पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करना। इसका मतलब सीधा सीधा है कि v इक्वल टू आर आई का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा भैया? ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा कहाँ से?
ओरिजिन से पास करेगा, यही ग्राफ हो जाएगा क्या तुम्हारा, वी आई ग्राफ हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा, एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो कितना, ये ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों चीज 0 0 होगा। मान लीजिए कि किसी समय में, मान लीजिए कि किसी समय में जो इसका करंट है, किसी समय में जो इसका करंट है वो करंट है आई, और इस समय में जो इसका पोटेंशियल है, इस समय में जो इसका पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है कितना, V। किसी समय में इसका करंट है I और इसका पोटेंशियल है कितना, V। तो तुम देखो ध्यान से कि अगर इस ग्राफ का हम लोग स्लोप लिखें, अगर इस ग्राफ का हम लोग स्लोप लिखें, और स्लोप इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर और बाई, परपेंडिकुलर कितना है भाई, और बेस कितना है भाई, और यही V बाई आई किसके बराबर में होता है, रेजिस्टेंस के बराबर में। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हो रहा है क्या, कि जो स्लोप होता है किसका, वी आई ग्राफ का, जो स्लोप होता है किसका, वी आई ग्राफ का, वो क्या चीज देता है, गिव्स रेजिस्टेंस। क्या चीज देता है ये, रेजिस्टेंस देता है। जिस ग्राफ का स्लोप जितना अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। अब देखिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कोई सा वी आई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, कोई सा वी आई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, और ये है 3 ग्राफ दिया हुआ, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, और आपसे पूछ दे कि बताइए इस तीनों में रेजिस्टेंस किसका सबसे अधिक है, तो जिसका स्लोप सबसे अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे, स्लोप किसका सबसे अधिक है, तीसरे वाले का। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 2 उससे छोटा होगा, और रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्या होगा, उससे भी छोटा होगा। क्यों, कि भाई जिसका जितना अधिक स्लोप उतना अधिक रेजिस्टेंस। तो स्लोप होने का मतलब जिसका थीटा अधिक होगा, तो ये थीटा कम है, ये उससे अधिक है, ये सबसे अधिक है, तो जिसका थीटा सबसे अधिक उसका स्लोप सबसे अधिक, और जिसका स्लोप सबसे अधिक उसका रेजिस्टेंस भी क्या, सबसे। ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, ओम्स लॉ का। और ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ के बीच का जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है, ये याद रखना है। तीसरी बात है क्या, कि ओम्स लॉ के प्रूफ को हम लोग देखेंगे। तो ओम्स लॉ के प्रूफ के लिए अगर हम लोग बात किए थे, प्रूफ किस चीज का, ओम्स लॉ का, तो अगर ओम्स लॉ के आप प्रूफ का बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ओम्स लॉ के प्रूफ में हम लोग ये बात जाने थे क्या, हम लोग ये बात जानते थे क्या, वी नो दैट कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है आई इक्वल टू, ये कितना होता है, वी डी ई एन ए। ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये बात जानते हैं कि चूंकि चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये ई वी बाई एम एल इंटू कितना होता है, टॉर होता है ना। अब देखना जरा सा ध्यान से कि अगर यहाँ से मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए वी बाई एम एल इंटू टॉर इंटू ई एन ए, और ये जो फाइनली हो जाएगा आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, ई स्क्वायर एन ए टॉर बाई कितना एम एल और इंटू कितना, मैं आई को इस तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी सारे को इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो जब आप आई को इस तरफ ले आइएगा और बाकी सारे को इस तरफ रहने दीजिएगा, तो आई इधर मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, इधर हो जाएगा कितना, बी बाई आई। ठीक है। और ये सारा को इधर लाओ तो एम एल है डिवाइड में, तो इधर एम एल किस चीज में चला जाएगा, और बाकी का जो चीज है मल्टीप्लाई में ई स्क्वायर एन ए टॉर, ये किस में आ जाएगा। अब तुम देखो कि अगर हम लोग लिख रहे हैं v प्रोपोर्शनल i, तो यहाँ से v इक्वल टू लिख रहे हैं कितना आई आर, और v बाई आई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं r, और ये r क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम v बाई आई, अगर हम लोग v बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ कर दे, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि v बाई आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान देते जाइएगा
एक एक टर्म पर, कि अगर हम लोग बात करें इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग बात करें पहले टर्म m का, तो ये m क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये विशुद्ध कांस्टेंट है, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है। दूसरा टर्म क्या है L, तो अगर हम लोग बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों कि जरा सा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का तो हो सकता है कि वो एक्सपेंड करे, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो हो सकता है कि वो कंप्रेस्ड हो। होता है ना, आप लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स 11th में। तो उसमें क्या पढ़ना है भाई कि अगर किसी भी मटेरियल को हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड होगा तो या तो उसका लेंथ बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो कंप्रेस्ड होगा, उसका लेंथ क्या होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रख लिया जाए तो ये लेंथ भी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। चलो दूसरा बात, ई के बारे में हम लोग जानते हैं, जो ई है ये क्या चीज है, ई है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻ कितना -19 कूलम, और ये भी है क्या, ये भी है क्या कांस्टेंट, है ना। अब देखिए n है अगला टर्म, तो n है अगला टर्म, ये n क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। n क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान देना कि अगर हम टेम्परेचर किसी भी को देंगे तो ये टेम्परेचर हीट एनर्जी किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब हीट एनर्जी मिलेगा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर आ जाए, फ्री हो जाए। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा कब, ये भी कांस्टेंट रहेगा कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो ये भी क्या कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तीसरा चीज है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल एक्सपेंड करेगा, हो सकता है कि मोटा हो जाए, टेम्परेचर घटाएंगे तो कंप्रेस्ड होगा, हो सकता है कि पतला हो जाए। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज भी जो है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी कैसा रह रहा है आपका, कांस्टेंट रह रहा है। और बात रहा किस चीज का, टॉर का, तो टॉर के बारे में भी आप जानते हैं क्या कि ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई अगर हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मोशन करेगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बदल जाएगा। अगर हीट निकालेंगे, ठंडा करेंगे, तो धीरे धीरे कोलाइड करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो टॉर भी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। इसका मतलब ये सारा चीज कांस्टेंट तभी रह रहा है जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा बात हुआ ये कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब सीधा सीधा बात हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, ठीक ना, जो अपना V/I इक्वल टू है ml अपॉन Ne² टॉर A, ये किसके बराबर में हो जा रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि V/I इक्वल टू हो गया क्या, कांस्टेंट, और V/I इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के। ये हो गया क्या आपका ओम्स लॉ प्रूफ, ये हो गया क्या आपका ओम्स लॉ प्रूफ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये पीछे भी करवाया हुआ चीज है। अब अगर हम चीजों को थोड़ा सा नए रूप में लाएं, तो ये जो तुम्हारा V=IR है, इसमें ध्यान से देखना, जो तुम V=IR पढ़ते हो, इसमें देख लो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, करंट तुम्हारा कैसा क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, और रेजिस्टेंस भी तुम्हारा कैसा क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो सारे के सारे इसमें स्केलर है। मतलब ये V=IR जो है आपका, ये चीज जो है
ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। किसका? स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म है किस चीज का? ओम्स लॉ का। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस चीज का बात करने वाले हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का। और इसमें हम लोग यूज करेंगे टर्म करंट डेंसिटी का। तो देखिए कि जब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का हम लोग बात करेंगे तो क्या चीजें होंगी, इसको जरा सा आपको ध्यान से देखना है। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ये देखो कि इसका जो स्केलर फॉर्म है, इसका जो स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म क्या है भाई? v इक्वल टू आई आर। तो ऐसा सोचिए कि पोटेंशियल के जैसा कौन एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है? पोटेंशियल के जैसा ही कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कि पोटेंशियल को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, करंट को रिप्लेस कर दो करंट के जैसा ही एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जो क्या है? करंट डेंसिटी, अभी पढ़े हैं। और रेजिस्टेंस के जैसा एक क्वांटिटी है क्या? रेजिस्टिविटी। और यही हो जाता है क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप कहिएगा कि हम नहीं मानेंगे सर, आप कहिएगा कि हम इसको नहीं मानेंगे, आप हमको इस बात को प्रूफ कर करके दिखाइए कि ये चीज होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जब इसके प्रूफ की तरफ आप बढ़िएगा, प्रूफ की तरफ आप बढ़िएगा, तो इसमें इसको मैं क्या बोला? इसको मैं बोला कि ये क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म। अब प्रूफ के तरफ जाने से पहले आप एक चीज देख लीजिए कि अगर अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से मान लीजिए कि जो करंट बह रही है वो करंट है आई, इस कंडक्टर का जो लेंथ गिवन है वो है कितना? एल। और ये चीज मान लीजिए क्या कि इस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना? ई। और इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं जिसका पोटेंशियल है कितना? V। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो डेल्टा V होता है वो डेल्टा V कितना होता है? ई आर के बराबर में। दोस्त यहाँ आर के जगह पर क्या चीज है? एल है। तो जो डेल्टा V तुम लिखोगे वो ई एल लिखोगे कि नहीं? डेल्टा V है को तुम्हारा V इक्वल टू ई एल, और यहाँ से तुमको E इक्वल टू मिल के आएगा कितना? V बाई एल मिलेगा। अब आ जाओ कि तुम ये बात जानते हो कि I इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? वी डी ई एन ए। आई इक्वल टू कितना होता है? वी डी ई एन ए। और तुम ये भी बात जानते हो कि वी डी इक्वल टू जो होता है ये कितना होता है? वी डी इक्वल टू कितना होता है? ई वी बाई एम एल इंटू कितना? टॉर। इस वैल्यू को जब इसमें हम लोग पुट किए थे तो आई इक्वल टू कितना मिला था? ई वी बाई एम एल इंटू टॉर इंटू कितना? ई एन ए। इस वैल्यू को जब इसमें पुट किए तो इतना मिला। अब देखिए इसी को थोड़ा अरेंज करके जब लिखेंगे तो आई इक्वल टू ई स्क्वायर एन ए टॉर बाई एम एल इंटू कितना? वी था ये, कितना चीज है। अब देखो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एम एल को और इसको इधर छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना? इसको देखिए, अब यहां से जब आप b इक्वल टू लिखिएगा तो एम एल को इधर लेके आइए मल्टीप्लाई में, ई स्क्वायर एन ए टॉर को इधर लेके आइए डिवाइड में, और आई तो इधर पहले से है कि नहीं? जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम इस एल को भी हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो v बाई एल इक्वल टू कितना बचेगा? m बाई ई स्क्वायर एन टॉर इंटू आई बाई कितना? इंटू आई बाई ए। ध्यान से देखना कि इस चीज में यही चीज तो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता था, v इक्वल टू आर है। तो अगर दोस्त r इक्वल टू है तुम्हारे पास m बाई ई स्क्वायर एन टॉर और l बाई ए, इसको जरा सा r इक्वल टू
रो एल बाई ए से कंपेयर करो तो जो चीज तुम्हारा रो है वही चीज तुम्हारा ये है ना। इसका मतलब यहां से क्या मिल रहा है, रो इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन कितना, तो और मिल रहा है कि नहीं, जरा क्या बोले, ये नहीं नहीं, इसको देखिए ना, इस ब्रैकेट में जितना चीज है, ये ये उसको उसको रहने दो ना, खाली इस टर्म को देखो, ये जो दिख रहा है एम अपॉन ई स्क्वायर एन टॉर को देखो, ये कितना है, रो के बराबर में, वी बाई एल किसके बराबर में, वी बाई एल किसके बराबर में, ई के बराबर में, ये पूरी चीजें किसके बराबर में, रो के बराबर में, और ये आई बाई ए किसके बराबर में, आई बाई ए, करंट डेंसिटी अभी तो पढ़े थे, करंट डेंसिटी कितना आई बाई, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर, यही चीज क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बात समझ में आ गया क्या भाई, कि चूंकि जो है तो रो बराबर एम अपॉन ई स्क्वायर एन टॉर होता है, और चूंकि वेक्टर जी बराबर जो होता है वो कितना, आई बाई ए होता है, तो यही चीज है कि आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें, इसी को अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, अपना क्या चीज है, वेक्टर ई इक्वल टू लिखे हैं रो इंटू जे, ये ना लिखे हैं। अब देखो कि अगर वेक्टर जे लिखना है तो रो को इधर ले आओगे तो 1/रो और इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है क्या, वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा ई। अब ध्यान देना कि वेयर वेयर सिग्मा इक्वल टू 1/रो, सिग्मा किसको लिखे, 1/रो क्या है, रेजिस्टिविटी जो करंट का अपोज कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी जो करंट का अपोज कर रहा है, लेकिन उसका रिवर्स है क्या, सिग्मा जो करंट को सपोर्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है क्या, कि सिग्मा इज नोन एज, सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का ये क्या है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी अपोज कर रहा है तो कंडक्टिविटी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में क्या रहा है, सिग्मा क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये करंट को सपोर्ट करने वाला एक क्वांटिटी। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, सिग्मा का, तो देखो रेजिस्टिविटी का होता है क्या, ओम मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/ओम मीटर, है ना, तो इसको क्या लिखोगे, इज कितना, 1/ओम मीटर, या इसी को लिखोगे क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है इतनी बातें, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होगा वही होगा कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या करेगा, रेजिस्टिविटी अपोज कर रहा है तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये था आपका क्या, ये था आपका क्या, यही है क्या, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ किसका, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म था। अब देखिए कि कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जिसको हर कोई फॉलो करेगा, हर जगह पे ये फॉलो होगा, कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो देखो जैसे सेमीकंडक्टर जितने भी हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो कंडक्टर होता है ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। या अगर आप बात करेंगे ओम्स लॉ में, तो अभी आप ग्राफ जान रहे थे कि वी ग्राफ बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो आप जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा,
लेकिन जब आप करंट को एक्सट्रीम पे पहुंचाएंगे तो लगातार सडनली क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा देता है। मतलब एक्सट्रीम लेवल के करंट के लिए, बहुत ज्यादा करंट के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? वैलिड किसके लिए है? तो केवल ओहमिक कंडक्टर के लिए। अब कहोगे कि सर ये ओहमिक कंडक्टर क्या होता है? तो ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, समझ में आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर। और ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसे बोलते हैं क्या? नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो जनरली 98% कंडक्टर फॉलो करते हैं, 95% कंडक्टर फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कौन आता है? सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का? बात करने वाले हैं पहला ओहमिक कंडक्टर का, कि ओहमिक कंडक्टर क्या चीज होता है। ठीक ना? तो इसमें आप सीधे सीधे एक लाइन में नाम से ही क्लियर है कि कंडक्टर द कंडक्टर which follow the ओम्स लॉ, जो क्या करे? ओम्स लॉ को फॉलो करे, ऐसे कंडक्टर को क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर। अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 95% कंडक्टर जो है ये क्या होता है? ओहमिक कंडक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है? जो दूसरा है आपका, वो दूसरा है क्या? नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होगा, जरा सा ध्यान देना कि सीधे सीधे बात है क्या कि द कंडक्टर which does not follow which does not follow the ohms law, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। which does not follow the ohms law, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ओहमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल में जितने भी आपके सेमी कंडक्टर हैं, लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम, ये सब चीज जो होता है, ये सब चीज जो है जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब कैसे कंडक्टर हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात क्या कि एक्सट्रीम करंट के लिए, फॉर एक्सट्रीम करंट, अगर करंट का वैल्यू क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सट्रीम करंट हो जाए, तो इसके लिए भी क्या होता है? जो ओम्स लॉ है वो नॉट वैलिड। ओम्स लॉ क्या होता है? वैलिड नहीं होता है। क्यों? कि कुछ देर तक आप जैसे जैसे आप क्या करेंगे कि करंट बढ़ाएंगे, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, और इसके बाद जब आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये करंट आपका पोटेंशियल अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से बढ़ने लगेगा। तो यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसके बाद करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं भी करता है। बात समझ में आ गया? तो आज पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया आपको किस बात पर? केवल ओम्स लॉ पे, जिसमें हम लोग जाने क्या? नया टर्म क्या जाने? तो एक करंट डेंसिटी जाने, नया टर्म करंट डेंसिटी। फिर ओम्स लॉ की तरफ आए, ओम्स लॉ को प्रूफ करना सीखे, कैसे प्रूफ किया जाएगा, पहले भी देख चुके हैं ये चीज़। ओम्स लॉ को प्रूफ किए, फिर आपको देखे क्या कि भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या चीज़ है? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में स्केलर लॉ ये जानते हैं, इसी में रिप्लेस कर देंगे वेक्टर क्वांटिटी से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट डेंसिटी, और रेजिस्टेंस क्या? रेजिस्टिविटी। अब इसको कहे क्या कि प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लिए कि कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ V इक्वल टू EL तो ये जानते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग E इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? V/L। और फिर यहाँ से VD/NA से यहाँ तक पहुँचे तो ये चीज़ आप इतना जानते ही हैं। अब यहाँ से हम खाली क्या किए कि इसको लिखे रो, जो भी पहले का चीज़ है, इसको लिखे करंट डेंसिटी, ये भी पहले का चीज़ है, और V/L को लिखे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखे थे। ये हो गया क्या? वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का। अब इसी में हम आपको क्या बोले कि इसी को रो को इधर ले आएंगे तो 1/ρ हो जाएगा, और इसी 1/ρ को क्या बोलेंगे?
सिग्मा क्या होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा है तो इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? जो रेजिस्टिविटी का होगा उसका इन्वर्स यूनिट होगा। और फिर इसके बाद दो टर्म जाने क्या? ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो भाई ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो ग्रेविटेशनल लॉ के जैसे। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह हर कंडीशन में वैलिड है। लेकिन ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। पहला बात कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा बात कि ओहमिक कंडक्टर होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। तीसरी बात कि एक्सट्रीम करंट पर नहीं होना चाहिए, करंट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, जान पहचान का होना चाहिए, कम वैल्यू का करंट होना चाहिए, तब ये ओम्स लॉ वैलिड होता है। बहुत अधिक करंट के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो ये लेक्चर आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले दिन से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के तरफ एंट्री करेंगे। और आज ये एक बहुत अच्छा पोर्शन और आसान पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से परिचित। काफ़ी आज के लिए।